नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए उपद्रव तथा उसके बाद 21 और 22 जुलाई की रात पुलिस कर्मियों पे हुए हमले को लेकर दिल्ली पुलिस सख्त एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिन लोगों ने पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमले किए या हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिया, उनकी पहचान की जा रही है। मामले की संवेदनशीलता और गहराई को देखते हुए इसकी जांच केवल स्थानीय पुलिस तक सीमित नहीं रह गई है। केस की गहन तफ्तीश का जिम्मा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच को सौंपा जा रहा है। सीसीटीवी और कैमरे, जंतर मंतर और आसपास के पूरे इलाके में उच्च तकनीक वाले 360 डिग्री के कैमरे लगाए गए हैं। फुटेज खंगालने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। संदिग्ध चेहरों का मिलान पुलिस डेटाबेस से किया जा रहा है। जिन चेहरों की जानकारी पुलिस रिकॉर्ड में नहीं मिल रही है, उनकी पहचान सरकारी पहचान पत्र डेटाबेस के माध्यम से की जा रही है। सरकारी सूत्रों और पुलिस रणनीति के अनुसार हिंसा में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ हिंसा, उपद्रव या पुलिस पे हमले में शामिल पाए जाने वाले हर व्यक्ति का पासपोर्ट रद्द करने की तैयारी है। अभिजीत दीपके जो हाल ही में अमेरिका से लौटे हैं, उनके खिलाफ भी यह कार्रवाई हो सकती है। आरोप है कि वे भीड़ के पीछे छुपकर माहौल बिगाड़ रहे हैं और पूरे आयोजन की जिम्मेदारी उन्हीं की है। यदि किसी व्यक्ति पर पुलिस पर हमला करने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की गंभीर धाराएं लगती है, तो उनके अन्य प्रशासनिक एवं सरकारी दस्तावेजों की वैधता पर भी संकट आ सकता है। प्रदर्शन के दौरान तोड़े गए बैरिकेड्स, क्षतिग्रस्त किए गए सरकारी वाहनों और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की सूची तैयार की जा रही है। कानूनी प्रावधानों के तहत इसका आर्थिक जुर्माना दोषियों से वसूला जाएगा। मुंबई दागर की 2 युवा छात्राओं को, जिन्हें जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल होने के कारण पुलिस जांच का सामना करना पड़ा, दोनों लड़कियों को दादर रेलवे स्टेशन पर 4 घंटे के लिए डिटेन किया गया। अगले दिन थाने बुलाकर उनके फिंगरप्रिंट्स, नाम और पते दर्ज किए गए। शाम को पुलिस उनके घर पहुंची, उन्हें थाना ले जाया गया और वरिष्ठ निरीक्षकों के सामने पूछताछ की गई। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें ऐसे प्रदर्शनों में दोबारा शामिल न होने की चेतावनी दी और स्पष्ट किया कि हिंसक आंदोलनों में नाम आने से उनका करियर पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर सीजेपी से जुड़े लोगों और उपद्रवियों ने पहले टॉलस्टॉय मार्ग का बैरिकेड तोड़ा, फिर संसद मार्ग की ओर बढ़े। प्रदर्शनकारियों ने अंतिम सुरक्षा घेरे पर तैनात पुलिस कर्मियों पर मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया और उन्हें घेर कर मारा। भीड़ बिना किसी अनुमति के संसद भवन की ओर चढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी। अधिकारियों के अनुसार संसद जैसे अति सुरक्षित क्षेत्र के आसपास अनियंत्रित भीड़ का जाना अत्यधिक खतरनाक है, क्योंकि भीड़ की आड़ में राष्ट्र विरोधी या आतंकवादी तत्व भी घुसपैठ कर सकते हैं। जांच एजेंसियों के हवाले से इस आंदोलन में विदेशी हस्तक्षेप और डिजिटल प्रोपेगेंडा के लिंक सामने आने की बात कही गई है। दिल्ली पुलिस ने 480 ऐसे पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया है, जो 20 जुलाई को फेक न्यूज फैलाकर और भड़काऊ सामग्री डालकर दिल्ली में आग भड़काने की कोशिश कर रहे थे। मामले में विदेशी फंडिंग और देश विरोधी साजिश के कोण को देखते हुए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने एनआईए जांच की मांग की याचिकाएं दायर की गई है। आम आदमी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की एनजीओ को पहले फोर्ट फाउंडेशन से 1 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली थी। यह दावा किया जा रहा है कि इस आंदोलन के पीछे भी वामपंथी और विदेशी ताकतें काम कर रही है। आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक सोनम वांगचुक ने अपना 25 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया है। वहीं सोनम वांगचुक ने सभी दर्ज एफआईआर को पूरी तरह रद्द करने की अपनी जिद छोड़ दी है। उन्होंने संसद में नीट मुद्दे और शिक्षा सुधारों पर चर्चा कराने के सरकारी आश्वासन को स्वीकार कर लिया है। वे अब लद्दाख लौटकर अपनी क्षेत्रीय राजनीति और हिल काउंसिलिंग के मुद्दों पर ध्यान देंगे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बयान के अनुसार सरकार केवल उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामलों को समाप्त करने या न उठाने पर सकारात्मक विचार करेगी, जिन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया था। जिन लोगों ने बैरिकेड्स तोड़े, पुलिस पे हमले किए या तोड़फोड़ की, उनके खिलाफ दर्ज व्यक्तिगत एफआईआर किसी भी सूरत में वापस नहीं होगी। विपक्ष और अभिजीत दीपके जैसे आयोजकों द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहने के रवैये रणनीतिक और राजनीतिक है। पेपर लीक में शामिल दोषियों को सजा कोर्ट और कानून के जरिए ही मिलेगी। मंत्री के इस्तीफे से कानूनी प्रक्रिया की गति में कोई अचानक बदलाव नहीं आएगा। यदि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देंगे तो आने वाले संसद सत्र में नीट और परीक्षा सुधारों पर विपक्ष के सवालों का जवाब कौन देगा? मंत्रालय की बारीक जानकारियों का जवाब देने के लिए संबंधित मंत्री का पद पर रहना आवश्यक है। इस्तीफे की मांग का असली मकसद परीक्षा प्रणाली में सुधार करना नहीं, बल्कि सरकार को बैकफुट पर धकेलना और कमजोर दिखाना है। आगामी चुनाव में सत्तारूढ़ दल को राजनीतिक नुकसान पहुंचाना है। विपक्षी दलों सपा, कांग्रेस और आप को चुनावी लाभ पहुंचाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समस्या का अस्थायी समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने स्वयं वीडियो जारी कर नीट लीक पर चिंता व्यक्त की है। आगामी संसदीय सत्र में पेपर लीक को रोकने के लिए एक अत्यंत कठोर कानून लाया जा रहा है, जिसमें भारी जुर्माने और सख्त सजा का प्रावधान होगा। नीट की दूसरी बार आयोजित की गई परीक्षा में किसी भी तरह के पेपर लीक की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। परीक्षा प्रणाली को 100% फुल प्रूफ बनाना एक निरंतर प्रक्रिया है। उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी पेपर सेट करने वाले व्यक्तियों द्वारा ही गड़बड़ी करने के मामले सामने आए थे, जिन पर सरकार लगातार नकेल कस रही है। सामान्य छात्रों को किसी भी एजेंडाधारी या राजनीतिक मंशा से प्रेरित आंदोलन का हिस्सा बनने से बचना चाहिए। जंतर मंतर पर अब कई उपद्रवी, असामाजिक और अनियंत्रित तत्व जमा हो चुके हैं। जब पुलिस का डंडा चलेगा और स्पेशल सेल की जांच में नाम सामने आएंगे, तब आंदोलन भड़काने वाले आयोजक जैसे अभिजीत दीपके, आशुतोष राका आदि गायब हो जाएंगे और खामियाजा सीधे तौर पे निर्दोष या गुमराह हुए छात्रों को और उनके परिवारों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए युवाओं को अपनी पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित करते हुए लोकतांत्रिक एवं कानून सम्मत दायरे में ही अपनी बात रखनी चाहिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।